कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बैलेंस चैनल न्यूमेरिकल वाला में, जहां आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 3 से दूसरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। पहला कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हमने कवर कर लिया है, अच्छे से सबने सीख भी लिया है। जिसने नहीं देखा जाके पुराना लेक्चर देखे और फिर यहाँ पे आ जाए। तो आज हम कवर करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द कंडक्टर। यानी अभी तक हमने बात की थी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन चलती है, करंट ऐसे फ्लो करती है, इधर जाती है। ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं। अब हम एक्चुअल मीनिंग सीखने जा रहे हैं कि करंट फ्लो करता कैसे है, क्या होता है उस कंडक्टर के अंदर, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या स्पीड होती है, क्या मोशन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं। ये सारी चीजें हम इस मैकेनिज्म में सीखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसी के अंदर मिलने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन्हें भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हाथ में कॉपी पेन लीजिए, शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को। ठीक है, समझिएगा। बात आई है कंडक्टर की। ठीक है, तो सबसे पहले किसी मटेरियल को हम कंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, यानी हाई अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूं कितना फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, तो उसका जो अमाउंट लगभग मिलेगा 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यानी मैं इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकता हूं। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इस वजह से क्या होता है, अच्छा खासा फ्लो मिलता है। इसीलिए हम उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंडक्टर बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये जो कंडक्टर्स हमें मिले हैं, जो चार्जेस हमें मिले हैं, इन चार्जेस की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब ये किस स्पीड से फ्लो करते होंगे। तो इनके पास अच्छी खासी स्पीड होती है, जिसका रेशियो आपको 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स मिल जाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होती है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये जो चार्जेस की स्पीड और ये सब हमने लिखा ना, ये हम लिख रहे हैं अपने रूम टेम्परेचर पे। अगर ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो चार्जेस की फ्लो करने से क्या बननी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बननी चाहिए। यानी रूम टेम्परेचर पे अगर हमारे आसपास कोई कंडक्टर रखा हो और अगर हम उसे टच कर लें तो हमें शॉक लगना चाहिए। इवन हमारे सब घर के जो गेट मैक्सिमम होते हैं वो भी लोहे के होते हैं और अच्छे खासे टेम्परेचर जाते हैं गर्मियों के टाइम में, तो उन सबको शॉक देना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, जरा सोचो। ऐसा क्योंकि जो हमारा मोशन करने का तरीका है, हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मोशन करने का तरीका है, वो एक रैंडम तरीका है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिग जैग मोशन बोल सकते हैं। मतलब सभी चार्जेस इधर उधर मोशन करेंगे। ठीक है, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, ऐसे करके इन सबका मोशन होता है। बट ठीक है, वेरिएंट होता है बहुत, इधर उधर किसी भी तरफ कभी भी चले जाते हैं। तो अगर मैं यहां पे मान लू, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लू इफ u1, u2, u3 and so on are the velocities of electrons। सर ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है पता है? ये रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से? तो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें थर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, जो रूम टेम्परेचर की वजह से अवेलेबल हुए, बाहर नहीं निकले, उसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट किया। ठीक है, ओके। तो इनकी जो वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी, देखो इफ द u1, u2, u3 आर द वेलोसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, देन द एवरेज, क्या बात समझना, क्यों हम ऐसा करने जा रहे हैं अभी आपको समझाएंगे। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हम बात कर रहे हैं ना कि रिजल्ट हमें करंट का कितना मिल रहा है, जीरो, तो ऐसा क्यों है, जरा समझते हैं। तो अगर मैंने कहा मेरे पास ये सब की वेलोसिटीज आ गई हैं और इन्हें मैं ऐड करता जा रहा हूं n नंबर्स के लिए, मान लेते टोटल नंबर ऑफ n है, मैंने एवरेज निकाला, n से डिवाइड किया, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्या बात समझे? और अगर मुझे ऐसी कंडीशन में सबके रिजल्ट 0 मिल रहे हैं, तो मेरे पास भाई u एवरेज मेरा कितना आया, जो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज है, वो रिजल्ट जब मैंने निकाला तो मुझे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्या बात सबको समझ में आई? यानी एक तरह से देखा जाए तो किसी इलेक्ट्रॉन ने मोशन किया ही नहीं, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन ने मोशन नहीं किया
तो करंट कैसे फ्लो करे? या फिर इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि एक करंट का रिजल्ट इधर जा रहा है, एक करंट का रिजल्ट इधर जा रहा है, कोई करंट इधर मूव कर रहा है, कोई करंट इधर मूव कर रहा है, और जब मैं सबका समेशन करूंगा, जब मैं सबको ऐड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे तो समेशन ऑफ करंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या बात समझे? इसलिए मुझे रूम टेम्परेचर पे करंट मिलता नहीं। क्या बात समझ में आई? ओके, अब हम बात करने वाले थे कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे करंट फ्लो करता है, तो चलो उसी पे बढ़ते हैं। अब मुझे करंट फ्लो कराना है सर, तो थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब वो बात क्या है ये समझो। अगर मैं किसी भी कंडक्टर को ले जाकर कनेक्ट कर दूं आउटसाइड एक एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, बाहर से एक एक्सटर्नल सर्किट लगा दिया मैंने, प्लस माइनस लगाया, एक सेल लगा दी। जैसे ही करोगे तो भाई देखो इधर प्लस आएगा और इधर क्या आएगा? माइनस। जैसे ही प्लस माइनस आया, अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी कि नहीं? क्या अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी? बिल्कुल डेवलप हो जाएगी। देखो अभी तक तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो मोशन भी कर रहा है रूम टेम्परेचर पे। कौन सा मोशन? जिग जैक वाला मोशन। लेकिन जैसे ही मैंने चार्जेस यहाँ पे लगाए, मतलब सेल अवेलेबल कराई, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई। जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब पर एक फोर्स आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सब पर एक फोर्स आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज एल, तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो, ऑल इलेक्ट्रॉन्स experiences an external force due to external electric field। क्या ये बात सबको समझ में है? क्योंकि मैंने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो सबको फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा भाई? कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा? तो वो फोर्स का रिजल्ट होगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। हर एक चार्ज पे इतना ही फोर्स लगता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात सबको समझ में आई? और अगर मैं बोलूं यहाँ कौन सा चार्ज है, तो भाई चार्जेस हमारे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हर एक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। क्या बात सबको समझ में आई? ओके, अब जैसे ही कोई चार्ज है मेरे पास और मैंने उसको ले जाके फोर्स दे दिया, जैसे ही मैंने उसे फोर्स दिया तो फोर्स देते क्या होगी? इसकी वेलोसिटी बदलेगी। वेलोसिटी बदलने का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन भी तो गेन करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या गेन करेंगे सर? एक्सेलरेशन भी तो गेन करेंगे। एंड an electron undergoes बुझा बेटा an acceleration। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन मिलेगा? अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू ma। क्या लिखूंगा? F इज इक्वल टू ma। और देखो ये मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन और ये मैंने बोला सेकेंड इक्वेशन, और मैं कहूंगा चलो मैं तुम दोनों को आपस में क्या कर देता हूं? बराबर कर देता हूं। इन दोनों टर्म्स को मैं बराबर कर देता हूं। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मुझे क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो मैं लिखूंगा ma इज इक्वल टू माइनस ई ऑफ ई। यहां तक सबको बात समझ में आई? क्लैरिटी? ओके, और अगर मैं यहां से कहूं कि मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई बाय एम। This is your acceleration which is gained by the all electrons inside the conductor due to the external electric field। क्या बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ? कहानी समझ में आई? ओके, अभी जो इलेक्ट्रॉन्स जिग जैक मोशन कर रहे थे उन पर एक फोर्स आ गया। अब उस फोर्स की वजह से उनकी वेलोसिटी बदल रही है। ठीक है, चलो अब इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा और देखते हैं कि कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अंदर हो क्या रहा है। समझो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक नॉर्मल किसी वेलोसिटी से 10 टू द पावर 5 वेलोसिटी से चल रहा था इनसाइड द कंडक्टर। तो तुम्हें पता है यहां से जाएगा तो इधर लड़ेगा, यहां जाके इधर लड़ेगा, फिर इधर लड़ेगा, फिर किसी इलेक्ट्रॉन से लड़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे अभी इसकी जो वेलोसिटी है ना वो स्मॉल u है, ठीक है, और जैसे ही इस पे फोर्स लगा ये एकदम से बढ़ा, ठीक है, और बढ़ के यहाँ पे जाके टकराया। हो सकता है मे बी वॉल ऑफ कंडक्टर से टकरा जाए या फिर किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर से इसको यहाँ पे गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन क्योंकि फोर्स लग रहा है तो फिर से इंक्रीज करेगा, फिर किसी से टकराएगा, फिर किसी से टकराएगा, फिर किसी से टकराएगा, यही सारी चीजें होंगी। यानी हर पॉइंट पे वो टकराएगा
अपनी वेलोसिटी लूज करेगा, फिर से गेन कर लेगा, फिर से लूज करेगा, फिर से गेन कर लेगा। ठीक है, तो समझना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो क्या हुआ, फ्रीली मूव हुआ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो फ्रीली मूव है। तो यहां से यहां तक जाने में, यानी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इलेक्ट्रॉन यहां से चला और जाके किसी से कोलाइड कर गया। मे बी वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मे बी वो कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर की वॉल हो सकती है। तो टकराने से पहले जितना उसके पास फ्री टाइम था, दिस टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। दिस टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। तो वो यहां से यहां तक मूव हुआ और किस एक्सेलरेशन से गया, ए एक्सेलरेशन से गया। और उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर मैं यहां रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वेक्टर v1 होनी चाहिए, वेलोसिटी फाइनल v1 होनी चाहिए। फिर टकराने के बाद जीरो हुई, दोबारा उसने गेन किया होगा, फिर से वेलोसिटी, फिर से जीरो, फिर से वेलोसिटी, फिर से जीरो। ये अंदर चल रहा है, यानी जिगजैग मोशन तो हो ही रहा है, साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जिगजैग मोशन कर रहे हैं वो पता है वो आगे भी बढ़ रहे हैं। कैसे, देखो सर ध्यान से समझना, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो इनका मैंने मोशन बनाया ना, वो देखो इधर बनाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनाया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तभी तो मेरा इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है। यानी कुल मिला के जब मैं देखूंगा पैकेट ऑफ कंडक्टर के अंदर, तो पता है मोशन कैसे हो रहा होगा, ये हो रहा है जिगजैग मोशन, जिगजैग जिगजैग। और क्योंकि फोर्स लगा है इस तरफ, तो जिगजैग मोशन भी होगा और फिर वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाएंगे। जिगजैग मोशन करते करते आगे बढ़ेंगे, फिर जिगजैग मोशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा पूरा बंडल धीरे 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 आगे खिसकता भी रहेगा। आगे बात समझ में? ओके, तो ये हमारा अंदर का प्रोसेस है, ये कहानी अंदर चल रही है। ठीक है, अब इसी को मैं आगे अगर कंटिन्यू करना चाहूं तो देखो मैं आपको कंटिन्यू करते हुए दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूं कि इफ द फाइनल वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स आर vector v1 comma vector v2 and show on vector vn, then अब मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं वेक्टर v1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। याद है सबको? तो t की जगह मैं क्या लिखूंगा, टाउ, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ही चलने का मिलता है, दैट इज द टाउ। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सर ये वैल्यू क्या ये कहलाएगी? ठीक है, कहलाएगी सर, कंफर्म है? ओके, चल हट जा। ओके, अब चल लो, चलो अब लिखते हैं v2 के लिए। तो यही वैल्यू आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, कंफर्म। सेम ऐसे आओगे तो ये vn तक के लिए, ये vn तक के लिए आपको कैसे दिखाई देने वाली है, a टाउ n। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्या बात सबको समझ में आई सर? ये कितने दिखाई देने वाली है, टाउ n। सबके लिए ए क्यों रखा है हमने? क्या आपको बात क्लियर है? क्योंकि सेम फोर्स सबको एक्सपीरियंस करा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है तो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस किया गया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब पे सेम लगी है। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है। अब क्या हुआ है, थोड़ी सी कहानी में बदलाव आया है। और वो बदलाव क्या हुआ कि पहले मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटीज थी वो u1 u2 u3 थी, अभी वेलोसिटीज v1 v2 v3। तो हम देखेंगे क्या अभी भी रिजल्ट जीरो हो रहा है, और अगर अभी भी रिजल्ट जीरो हुआ तो मुझे करंट नहीं मिलेगी। ध्यान से मेरी बात को समझना। स्टार्टिंग में जब मैंने सबके लिए एक रिजल्ट निकाला, एक एवरेज निकाला, तो उसका आंसर जीरो आया था और हमने इसी बात पे बोला था कि हमारी करंट का रिजल्ट भी जीरो होगा। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी बाहर से एक एक्सटर्नल पोटेंशियल सप्लाई किया, और अगर अभी भी वेलोसिटी के एवरेजेस जीरो मिलेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगी, और अगर एवरेज का कुछ रिजल्ट मिलेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, तो आ जाओ फिर से कैलकुलेशन करते हैं। तो हम यहां से निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। चलो देखो, तो मैं लिख रहा हूं v एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 एंड शो ऑन वेक्टर vn। ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल N, जितने नंबर्स उससे। अब जरा v1 की वैल्यू लाके यहां रखो, तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर a1 a टाउ 1। क्या बात समझ में आई? यहां क्या लिखूंगा, 2 a टाउ 2, सॉरी। ठीक है, ये एक्सेलरेशन पे होगा बेटा। ओके, प्लस एंड शो ऑन। फिर मैं लास्ट वाले के लिए लिख लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा un प्लस वेक्टर a टाउ n। ठीक है, इन सबको डिवाइड करना है मुझे। किससे डिवाइड करना है भाई, n से डिवाइड करना है। इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। ओके, अब देखते जो
जरा U1 U2 U3 सब है, इसको जरा एक किनारे लेके आइए भाई, क्योंकि इसका रिजल्ट तो हम पहले से ही निकाल के बैठे हुए हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। प्लस अब यहाँ क्या बचा देखो, टाउ 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 वाले तो सब में ए कॉमन है, ए बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 टाउ 2 और कहां तक जाएंगे, टाउ n तक जाएंगे, डिवाइडेड बाय कैपिटल है। ये रिजल्ट देखो इनिशियल वाला है भाई, कितना आंसर आया था इसका, 0 आया था, तो इसको 0 रख दीजिए आप। प्लस ये टाउ 1 टाउ 2 बहुत सारे टाउ हैं, उन्हें डिवाइड किया जा रहा है n से, तो इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, टाउ एवरेज मिलेगा। क्या बात समझे। और अब ये जो मैंने एवरेज यहाँ पे निकाला है, वी एवरेज निकाला है, इसका रिजल्ट मेरे सामने लिखा हुआ है वेक्टर टाउ एवरेज। देखो ये रिजल्ट मेरे सामने आया, इसका मतलब मुझे कुछ वेलोसिटी मिल गई ना, और अगर मेरे वेलोसिटी का रिजल्ट कुछ आया, इसका मतलब करंट भी फ्लो करेगी, करंट का रिजल्ट भी आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। ओके, अब थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाते हैं। हमने एक्सेलरेशन देखो पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ध्यान से देखो क्या आया था, तो आया था -e बाय m, और ये मेरा हो गया टाउ एवरेज। और अब ये जो मेरा रिजल्ट है फाइनली कहलाता है सर ड्रिफ्ट। वो एवरेज वेलोसिटी जो गेन की है इलेक्ट्रॉन्स ने ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर ड्रिफ्ट करते हैं, धीरे धीरे मूव करते हैं। दिस वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और देखो ये आपकी आंखों के सामने फॉर्मूला भी आ गया है, इसी फॉर्मूले को हमें डिराइव करना होता है, प्रूफ करना होता है। क्या बात समझ में आई, सबको क्लैरिटी हुई। और अगर आपसे कोई पूछे ड्रिफ्ट का जो रिजल्ट होता है वो लगभग कितना होता है, तो 10 टू द पावर -4 से लेके 10 टू द पावर -5 मीटर पर सेकेंड का होता है, यानी बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, बहुत ही स्लो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, मतलब ये बहुत ही लो वेलोसिटी है, बहुत ही ज्यादा लो वेलोसिटी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि अगर मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही वहां तुरंत करंट फ्लो हो जाती है, यानी तुरंत बल्ब जल जाता है, ऐसा क्यों, मतलब मैंने यहाँ बटन दबाया वहां लाइट जल गई, इसका मतलब तो करंट बहुत तेजी से गई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से गए होंगे। तो फिर सब तो आप बता रहे हैं वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, तो ऐसा कैसे हो गया, बात को समझो, ठीक है। हम लोग इनमें भी कंफ्यूज होते हैं, समझिएगा इस बात को। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई की लगाई, ठीक है, और इस की से जाके यहाँ पे मेरा कोई बल्ब कनेक्ट है, ठीक है, और मुझे इसे ऑन करना, तो मैं कहता हूँ जैसे ही मैंने की को यहाँ पे, अभी देखो की ओपन है, और जैसे मैंने क्लोज किया तो ये तुरंत ही बल्ब ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो दौड़ के पहुंच गया सर स्पीड से, हाई स्पीड से, वो भी 10 टू पावर -5 आपने दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस बात को समझो, इलेक्ट्रॉन्स यहां से चल के वहां नहीं गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक नहीं जाता, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो, मतलब क्लोज करते हो की को, यानी जैसे फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होता है, इसका मतलब समझते हो, जैसे फ्लो स्टार्ट हुआ मतलब इसको पोटेंशियल मिला, तुरंत ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू कर दिया और यहां से निकलना शुरू कर दिया, इसलिए बल्ब ग्लो कर जाता है। तो पूरे कंडक्टर में भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ये थोड़ी ना कि यहाँ बैठा हुआ यहाँ से दौड़ के वहां जाएगा, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सिर्फ आपको पोटेंशियल अप्लाई करना और ये धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगे। तो धीरे धीरे ही चलते हैं सर, आई बात समझ में, गेट इट। तो क्या समझ में आ गया, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर है, बात समझ में आ गई। वीडियो को रिपीट करें, बैक करें और अच्छे से समझे एक एक कॉन्सेप्ट को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से जमकर पढ़ते रहें और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर